नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी में जुटे हैं? तो ध्यान से सुनिए। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बिना पैट पास नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट 15 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की दमदार रिवीजन। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ग्लूकोज से बनी होती है, फ्रक्टोज से बनी होती है, सुक्रोज से बनी होती है या सेल्यूलोज से बनी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति होती है पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक कठोर और सुरक्षात्मक परत, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, सेल्यूलोज सरल ऊतक है या जटिल ऊतक? तो सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, वायु प्रदूषण पर, पृथ्वी से दूरी पर या उनके तापमान पर? इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन चौथा है, उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। सबसे ठंडे तारे होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, सबसे ठंडे तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं। और जो मध्यम तापमान के होते हैं वो नारंगी दिखाई देते हैं, नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। जो माध्यम तापमान के होते हैं या दिखाई देते हैं पीले रंग के, पीले रंग के दिखाई देते हैं। सूरज हमारा मध्यम तापमान का एक तारा है जो पीला दिखाई देता है। और गर्म जो तारे होते हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं, गर्म तारे सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। और जो सबसे गर्म होते हैं वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के जो सबसे गर्म तारे होते हैं वो दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशे का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा बना हो, यानी इनमें से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? जूट है, फ्लेक्स है, नायलॉन है या कॉटन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें वनस्पति रेशे कहते हैं, और जो पौधों से प्राप्त नहीं होते उन रेशों को मानव निर्मित रेशे कहते हैं। नायलॉन बनता है पेट्रोकेमिकल से, यानी कच्चे तेल से प्राप्त रसायन से बनता है नायलॉन। अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वक्र को या हृदय को, यकृत को या फेफड़ों को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया एक संक्रमण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, पाइप प्राकृतिक गैस या ग्रीन हाउस गैस? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, ग्रीन हाउस गैस हैं वो सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैस में आती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी गैस ग्रीन हाउस है वो है मीथेन, यानी CH4 मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और H2O यानी जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ O3 यानी ओजोन परत भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इनके साथ साथ एक गैस और पूछता है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति के पास या संसद सदस्यों के पास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसके दे रखा है अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेख दे रखा है। और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 है, 226 में उच्च न्यायालयों के लिए प्रावधान दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 118? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक मूवी आई थी राम लखन, उसका एक प्रसिद्ध गाना है 1 2 का 4, 1 2 का 4 राम लखन मूवी का एक गाना है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय यानी राम सर्वोच्च भगवान हैं, भगवान होता है सर्वोच्च और राम सर्वोच्च हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1 2 का 4 यानी 124 अनुच्छेद से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय का। दोस्तों, अनुच्छेद 120 का संबंध है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से और अनुच्छेद 122 का संबंध है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने से है और अनुच्छेद 118 का संबंध है संसद की प्रक्रिया के नियमों से है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति को या संसद को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। इसका अनुच्छेद है 241। अभी हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय था 1 2 का 4, यहाँ देख लीजिए थोड़ा बदल दिया है 2 4 1 यानी उल्टा कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के, इनमें से कोई नहीं, वित्त मंत्रालय के या रक्षा मंत्रालय के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये एक स्वतंत्र आयोग है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये वही प्रश्न है जो कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो जनता के लिए बैंक होते हैं, यानी इनमें से कौन सा जनता के लिए बैंक नहीं है? HSBC, सिडबी, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, ये दो तो आप अच्छे से जानते हैं कि इनमें आम आदमी का बैंक खाता खुलता है, तो ये दोनों आम आदमी के बैंक हैं, यानी वाणिज्यिक बैंक हैं। अब दो बैंक बचे, सिडबी और HSBC। HSBC का हम आपको पूरा नाम बता देते हैं। HSBC का पूरा नाम है हांगकांग और एशियाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, ये भी आपकी एक वाणिज्यिक बैंक है। सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी के खाते खुलते हैं जो लोग बिजनेसमैन करते हैं, किसी भी कंपनी या उनके खाते सिडबी में खुलते हैं। ये एक उद्यमी यानी उद्योग क्षेत्र के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में से कौन सा शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? दोस्तों, संघ का मतलब होता है केंद्र, और केंद्र में राज्यों के मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राष्ट्रपति शामिल होते हैं और केंद्रीय जितने भी मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो सभी इस कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, इनमें से कोई नहीं, एकल स्वामित्व या वैधानिक निगम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, वैधानिक निगम को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, घाघरा नदी को या हुगली नदी को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अब दोनों में आप बहुत कन्फ्यूजन होती होगी, चलिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं कि आप दोनों नदियों को कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, कोसी, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोस। कोस होता है दोस्तों चलने वाले, जो दूरी होती है उसे कोस में नापते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इतने कोस चलना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर चल लेते हैं, यानी कोसों दूर चल लेते हैं, तो आप हार जाते हैं। बहुत कोस दूर चलने पर आप हार जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हार से बिहार और कोसों दूर चलने से कोसी। तो बिहार की शोक हो गई कोसी नदी। अब बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। दोस्तों, दामोदर नदी है बंगाल की शोक नदी।
तो अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर किसी लड़की के गाल के आप दाम पूछेंगे या दर पूछेंगे, दाम या दर दोनों एक ही बात है। दाम या दर किसी के गाल के पूछेंगे तो आपके घर वाले ज़रूर शोक मनाएंगे। तो दामोदर नदी है बंगाल की नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, यहाँ दोनों पृथ्वी गलत हो गया है, ये कीटनाशक होना चाहिए। यह सभी सिंचाई या उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उपरोक्त सभी, यानी यह सभी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी हरित क्रांति की रणनीतियाँ थीं। दोस्तों, हरित क्रांति के जो जनक हैं पूरे विश्व में माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का हम हरित क्रांति का जनक मानते हैं। और अगर वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक पूछता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? द्वितीयक क्षेत्र से, सूचना प्रौद्योगिकी से, तृतीय क्षेत्र से या प्राथमिक क्षेत्र से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य पालन, खनन, इस तरह की चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या वित्त सचिव के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच, इनमें से कोई नहीं, नेपाल और तिब्बत के बीच, भारत और भूटान के बीच? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण या खनिज? इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, पानी की उपलब्धता कभी भी जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय यानी GMT से कितने घंटे आगे है? 4 घंटे, 5.5 घंटे, 3.5 घंटे या 7 घंटे? इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, 5.5 घंटे आगे है। इसका कारण है हमारी देशांतर रेखा। जो GMT है वो है 0 डिग्री देशांतर पर और हमारी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री की। 82.5 डिग्री हमारी मानक रेखा है, तो 1 डिग्री पार करने में लगता है 4 मिनट का समय। आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 82.5 डिग्री में 5.5 घंटे लगते हैं। इसीलिए ग्रीनविच टाइम से हमारे भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र या गर्म और शुष्क मौसम? दोस्तों, यहाँ तीसरा ऑप्शन कट गया है, वो है उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। और इस प्रश्न का सही जवाब भी वही ऑप्शन है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? औद्योगिक क्रांति के साथ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ, रूसी क्रांति के साथ या अमेरिकी क्रांति के साथ? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, यानी 1789 के अंदर हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिया था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए। अगला प्रश्न है,
सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? सिंध प्रांत होगा, प्राप्त नहीं। सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के, क्रिप्स मिशन के या बेबेल योजना के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने से संबंधित है। क्रिप्स मिशन का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे। ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था आपका 1942 में। 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से समर्थन पाने से संबंधित क्रिप्स मिशन है। और बेबल योजना ये राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए है। भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था 1945 के अंदर, उसे हल करने से संबंधित बेबल योजना है। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट का, शुंग सम्राट का, मुगल सम्राट का या मौर्य सम्राट का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। मुगल सम्राट का शासन था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 13 दिसंबर 1600 में। 13 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन भारत में कंपनी आई थी 1608 में, यानी 8 वर्ष के बाद जहांगीर के दरबार में। लेकिन जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से मना कर दिया था, तो ये वापस चले गए। लेकिन दोबारा 1615 के अंदर फिर से जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आए थे। उन्होंने जहांगीर को मना लिया था व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1615 में अपना पहला कारखाना सूरत के अंदर स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पंडित रामाबाई, इनमें से कोई नहीं, मैडम कामा ने या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को महिलाओं को शामिल करने के लिए मनाया था। दोस्तों, दांडी मार्च हुआ था 1930 के अंदर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन। इसका दूसरा नाम है सबने अवज्ञा आंदोलन। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आ में आप आ बनाने से पहले 3 बनाते हैं, फिर उसके बाद आ बनाते हैं। तो आ बनाने से पहले आप 3 बना लीजिए, 3 को याद रख लीजिए। और वाह बनाने से पहले आप 0 बनाते हैं, वाह बनाने से पहले आप 0 बनाते हैं। तो 3 और 0 को मिलाते हैं तो ये बनता है 30। दांडी यात्रा या सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के अंदर। दोस्तों, जब दांडी मार्च शुरू हुआ उस समय महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी यात्रा शुरू होते समय गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। ये यात्रा थी 240 मील की, 240 मील की, यानी 385 किलोमीटर की यात्रा थी। अगला प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा या M.K. गांधी के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन 1951 को प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जो जमींदार लोग थे उनसे विनोबा भावे ने रिक्वेस्ट करके, जिनके पास जो फालतू ज़मीन थी, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, उन किसानों के लिए ज़मीन दान में, भूमिहीन किसानों को ज़मीन दान में देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पितृदूरा या जिसे हम पितरादूरा भी कहते हैं या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? अकबर के समय में, इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब के समय में या शाहजहाँ के समय में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, शाहजहाँ के समय में। आप लोगों ने ताजमहल या शाहजहाँ की जितनी भर इमारतें बनवाई हैं भारत के अंदर, उनमें देखा होगा छोटे छोटे टुकड़ों में चमकदार पत्थर लगे हुए हैं, उसे ही हम पितरादूरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय या प्रियदर्शी भी था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य,
भगवान महावीर, गौतम बुद्ध या मौर्य सम्राट अशोक? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। उसने अपने शिलालेखों में लिखवाया था देवनाम प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, गया में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, राजगीर के अंदर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी आपके महाकश्यप ने, और ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, इसकी अध्यक्षता समाकावी ने की थी, और इसके शासनकाल था कालाशोक का। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपौत्र तिस्सा, और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। पैट 15 अक्टूबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए दमदार प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की, सरोजिनी नायडू की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की या जवाहरलाल नेहरू की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है, यानी उनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फायर, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन, और मिसाइल जब लॉन्च होती है तो उसके नीचे से फायर निकलती है। आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। सरोजिनी नायडू की कोई आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। टेनिस से संबंधित कप हैं विंबलडन कप और डेविस कप, ये दोनों टेनिस से संबंधित कप हैं। बास्केटबॉल से संबंधित कप है विलियम जोन्स कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित कप है। क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे कप हैं, क्रिकेट के कप नहीं पूछता है। फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और बैडमिंटन से ही कप, खेलों से संबंधित कप पूछता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होता है? तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, ये सभी होते हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, फसल पैटर्न में परिवर्तन आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, ये सभी। ग्लोबल वार्मिंग से तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, समुद्र स्तर में वृद्धि होती है और फसल पैटर्न में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 23 मार्च को, 10 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन चौथा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी। इस दिन हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस कई बार मनाया जाता है, लेकिन जो मेन शहीद दिवस है वो है 23 मार्च वाला। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 के दिन इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? प्रधानमंत्री के पास, राज्यसभा के अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा
उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाट्टम ये केरल के लोक नृत्य हैं। केरल का है मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम और कथकली। वैसे कथकली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केरल से। कथकली कहाँ चली? केरल चली। और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। दोस्तों, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कच्ची पूड़ी यानी आधी पकी पूड़ी, तो आधी से आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोची केरल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कोची केरल के अंदर वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था 1498 में। 1498 में पहली बार वास्को डी गामा कालीकट के स्थान पर आया था। कालीकट स्थान है आपके केरल में। केरल के कालीकट स्थान पर पहली बार वास्को डी गामा 1498 में समुद्री मार्ग की खोज करके आया था। यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। लेकिन किताबों में प्रश्न आता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसी ने नहीं की, भारत तो पहले से ही था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 राज्य, इनमें से कोई नहीं, 5 राज्य या 6 राज्य? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, इससे पहले का 24 नंबर का प्रश्न 2022 के करंट अफेयर का था, इसीलिए हमने उसको यहाँ शामिल नहीं किया है, क्योंकि हम उसको यहाँ शामिल करके आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लद्दाख या लक्षद्वीप? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। 59,146 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल है। सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जुलोटी, इनमें से कोई नहीं, येन या डॉलर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जुलोटी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। येन मुद्रा है जापान की। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है येन। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा येन है। और डॉलर बहुत सारे देशों की राष्ट्रीय मुद्रा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप याद रख लीजिए, बाकी के बहुत सारे देशों की डॉलर राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी कौन करता है? नीति आयोग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी पहला ऑप्शन, नीति आयोग जारी करता है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से पौधों के विकास का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन है, चूहा है, व्हेल है या हाथी है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, डॉल्फिन है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि डॉल्फिन तो एक जलीय जीव है, तो इसे स्तनधारी क्यों कहते हैं? इसे स्तनधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी विशेषताएं स्तनधारी की तरह होती हैं। ये मछली
फेफड़ों से सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है और उन्हें दूध भी पिलाती है। और इसका जो हृदय होता है वो स्तनधारियों की तरह 4 कक्षीय हृदय होता है, इसीलिए डॉल्फिन को हम स्तनधारी कहते हैं। इसकी विशेषता स्तनधारी की होती है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंधों में सुधारों से, या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, केंद्र और राज्य संबंधी सुधारों से संबंधित है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 के अंदर, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना, सरकार की आलोचना करना, शासन करना, या कर एकत्र करना? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 245 संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में इनमें से किससे लेपित होते हैं, यानी किसका लेप चढ़ाया जाता है? पीसीबी का, इनमें से कोई नहीं, टेफ्लॉन का, या काले रंग का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में समान तत्व है, कार्बन है, इनमें से कोई नहीं है, हाइड्रोजन है, या सल्फर है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, हाइड्रोजन सभी तत्वों में समान तत्व है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मापन करता है, प्रकाश की गति का, इनमें से कोई नहीं, हवाई जहाज़ों की गति का, या तारकीय दूरी का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, तारकीय दूरी का मापन करता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है? राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, 42वां संविधान संशोधन नया डीएसपी जोड़ा था, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, या अनुच्छेद 29? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, अनुच्छेद 29 संबंधित है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। अनुच्छेद 27 का संबंध है धार्मिक चीज़ों में प्रतिबंधित नहीं कर सकती है सरकार कर लगाने के लिए, और अनुच्छेद 30 का संबंध है शैक्षिक संस्थान खोल सकती है, यानी कोई भी आप धार्मिक शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन और उसका संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 का संबंध है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोताक है? तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, या द्वितीय क्षेत्र? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, तृतीय क्षेत्र। इससे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्र से प्रश्न, और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है तृतीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री श्यामलाल घोष, श्री मोन्टेग सिंह आलूवालिया, श्री आरपी सिन्हा, या श्री विनय कोहली? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, श्री मोन्टेग सिंह आलूवालिया। दोस्तों, योजना आयोग अब बंद कर दिया गया है, 2015 से योजना आयोग को बदलकर इसका नाम कर दिया है नीति आयोग। अब इसका नाम नीति आयोग है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, मेट्रो परिवहन के लिए, इनमें से कोई नहीं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के उद्योग के लिए, या संचार उद्योग के लिए? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के उद्योग के लिए ये विशेष रूप से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1969 में निम्नलिखित प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का, इनमें से कोई नहीं, 12 बैंकों का, या 14 बैंकों का?
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? आंध्र प्रदेश को, पंजाब को, बिहार को, तमिलनाडु को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। पंजाब राज्य को हरित क्रांति के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मिड टाइम, ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या गोल्ड मीन टाइम? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जीएमटी और भारत की मानक रेखा के बीच कितना समय का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है जीएमटी और भारत की मानक रेखा में। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? फटना कहा जाता है, अंत कहा जाता है, विश्राम कहा जाता है या परीक्षण कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, इसे मानसून का विश्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? पंजाब राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के जंगल। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? कुल प्रजनन दर से, इनमें से कोई नहीं, सामान्य प्रजनन दर से या क्रूड जन्म दर से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत में मिलाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, रानी का उद्घोषण के द्वारा या मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी गोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, माफ़ कीजिए ऑप्शन पहला है, सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी पहले और अंतिम गवर्नर दोनों यही थे। पहले स्वतंत्र भारत के पहले सी गोपालाचारी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी गोपालाचारी ही थे। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? कैस्पियन सागर, इनमें से कोई नहीं, सुपीरियर झील या बैकाल झील? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को सही माना था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो मोहन सिंह का आता है। मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बाद में उसी को सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है उसी सेना को आगे बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च। इसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला लिया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला लिया।
दोस्तों अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।